ये बोल रहा है कि जितने भी जीव इस धरती पे हैं उनका जो जीवन है वो प्रत्यक्ष या परोक्ष, प्रत्यक्ष मतलब क्या हो गया, डायरेक्टली यानी सीधे सीधे, डायरेक्टली यानी सीधे सीधे, और परोक्ष मतलब क्या हो गया, इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली। ठीक है, वो किस पे डिपेंड करेगा, पादप पे ही डिपेंड करेगा। क्योंकि अगर जो शाकाहारी, जो भी जीव जंतु शाकाहारी हैं तो सीधे सीधे पेड़ पौधों या उनसे जो प्रोडक्ट मिलेगा, उत्पाद मिलेगा, उसको खा के अपना जीवन भरण पोषण करेंगे। बट जीव जो मांसाहारी हैं वो किसी दूसरे जीव जिसको ग्रहण कर रहे हैं, तो वो जीव भी क्या है, शाकाहारी ना है, उसके अंदर भी जो ऊर्जा आ रहा है वो तो पेड़ पौधों से ही ना आ रहा है। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल हम लोग समझ सकते हैं कि जो शेर है वो क्या खाएगा, गाय को खाएगा या बकरी को खाएगा, लेकिन अल्टीमेटली बकरी और गाय क्या खाएंगे, वो तो भोजन के लिए पेड़ पौधों पे ही ना निर्भर है। इसीलिए कहा गया है कि जितने भी जीव हैं वो प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से किस पे निर्भर रहेंगे, पादप पर ही निर्भर रहेंगे। ठीक है बच्चों, आइए और देखते हैं फर्दर ये क्या बोलता है। फर्दर ये बोलता है कि इसके अतिरिक्त सभी जीवों के लिए जो परम आवश्यक वस्तु है वो ऑक्सीजन है, और ये ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा निर्मित होता है। अब ये क्या कहना चाह रहा है, हम सभी जानते हैं कि भोजन से भी ज्यादा हम लोग के लिए जो आवश्यक चीज है वो क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस। अब ये ऑक्सीजन गैस कहाँ से आती है, तो जो भी पौधे हैं वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन खुद तैयार करते हैं, परंतु उपोत्पाद यानी कि बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं, और वही ऑक्सीजन हम लोग श्वास के रूप में या कोई भी जीव जंतु है श्वास के रूप में ग्रहण करते हैं। तो इसलिए द ऑक्सीजन इज वन ऑफ द फाइनेस्ट बाई प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। और बिना ऑक्सीजन के हम लोग इस धरती पे जीवन के बारे में नहीं सोच सकते हैं। हाँ, कुछ जीव हैं जो बिना ऑक्सीजन के भी जीवित रह सकते हैं, उनको हम लोग एनएरोबिक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, बट सभी ऐसा नहीं कर सकते हैं, वो रेयर है। आइए अब आगे देखते हैं। आगे बोलता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती हैं। ये क्या बोलता है, इसका कहना है कि जहां भी सनलाइट होगा वहां क्लोरोफिल के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और जल का प्रयोग करके जो पौधे होंगे वो क्या बना लेंगे, कार्बोहाइड्रेट, और इसके साथ ही बाई प्रोडक्ट यानी उपोत्पाद के रूप में ऑक्सीजन गैस निकलेगी, और इसी ऑक्सीजन गैस का दूसरे जो भी जीव जंतु हैं वो श्वसन में प्रयोग करेंगे। वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड और मिट्टी से जल लेकर प्रकाश की उपस्थिति में हरे पत्तियों में या पौधों के वैसे भाग में जो हरे हैं जहां पे क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल के प्रयोग द्वारा पौधे इस कार्बन डाइऑक्साइड को किस चीज में बदल देते हैं, कार्बोहाइड्रेट में, और इस प्रक्रिया के फलस्वरूप उपोत्पाद यानी कि बाई प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन गैस निकलती है जो जीवों के द्वारा श्वसन के रूप में प्रयोग की जाती है। अगर इस पूरे प्रक्रिया को हम लोग रासायनिक सूत्र में देखें तो उसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं, आइए वो देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए CO2 हमने लिख दिया, वाटर या जल के लिए H2O हमने लिख दिया, और जो कार्बोहाइड्रेट है उसके लिए हम लोग C6H12O6 या C12H22O11 लिख सकते हैं। मोस्ट ऑफ द केस में बुक में देखिएगा तो यही होगा, क्योंकि मेनली यही बनता है, डाइसेक्राइड ही बनता है, मोनोसेक्राइड नहीं बनता है। ठीक है, और इसके अलावा क्या इसमें निकलता है, ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस। ठीक है, तो ये आपका रिएक्शन हो गया जो कि हम लोगों को देखने को मिलता है, और इसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण। क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश को हम लोग इंग्लिश में फोटो बोलते हैं, और संश्लेषण को इंग्लिश में बोलते हैं सिंथेसिस। तो इसलिए इंग्लिश में इस प्रक्रिया को हम लोग क्या नाम दे सकते हैं, फोटोसिंथेसिस। क्लियर हो गया बच्चों, आइए अब आगे देखते हैं। आइए बोलता है इसमें आगे कि इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है, कार्बोहाइड्रेट अंततः पत्तियों में मंड या स्टार्च के रूप में संचित हो जाती है।
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे फॉर्म हुआ उसका क्या होगा, तो स्टोर्ड हो जाता है किस चीज के फॉर्म में? स्टार्च के फॉर्म में। कहाँ स्टोर्ड हो जाता है? पत्तियों में। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखिए यहाँ एक प्रश्न किया गया है, आप बताइए कुछ पादपों की पत्तियां गहरी लाल, बैंगनी अथवा भूरे रंग की होती हैं। वह जानना चाहता है कि क्या इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। देखिए एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया गया है यहाँ पे क्वेश्चन किया गया कि कुछ पत्तियां होती हैं जिनके पत्तियों का रंग हरा नहीं होता है, उनके पत्तियों का रंग बैंगनी होता है, भूरा होता है, लाल होता है, डिफरेंट कलर होता है। तो क्या उनमें भी प्रकाश संश्लेषण होता है? तो सबसे पहले तो ये समझना है कि पत्तियों का रंग किसी भी रंग का होता क्यों है। वो एक वर्णक के कारण होता है। अगर पत्तियों के अंदर क्लोरोफिल ज्यादा मात्रा में है तो उनका रंग हरा होगा, अगर दूसरे वर्णक ज्यादा मात्रा में है तो उनका रंग उस रंग का होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें क्लोरोफिल नहीं है। जैसे उसका रंग कैसा है, गहरा लाल है, या उसका रंग कैसा है, बैंगनी है या भूरा है, तो इसका मतलब क्या है, उस पत्ती के अंदर क्लोरोफिल है, साथ ही साथ वो वर्णक भी है, वो पिगमेंट भी है जो उसके पत्तियों को दूसरा रंग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, उसके अंदर प्रकाश संश्लेषण होगा। क्यों? क्योंकि क्लोरोफिल तो उसके अंदर है ही, लेकिन क्लोरोफिल होने के बाद वो हरा क्यों नहीं दिख रहा है? तो क्लोरोफिल होने के बाद वो हरा इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि दूसरे पिगमेंट की मात्रा क्लोरोफिल से ज्यादा है, और जिस पिगमेंट या जिस वर्णक की मात्रा ज्यादा रहेगी पत्तियों का रंग वैसा ही होगा। क्लियर हो गया? आइए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोलता है कि पत्तियों के अतिरिक्त पादपों के दूसरे हरे भागों जैसे कि हरे तने, हरी शाखाओं में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। ये मैंने आपको बता चुका है। पर मरुस्थलीय पादपों में वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल क्षय को कम करने के लिए पत्तियां सल्क अथवा सूर्यरूपी हो जाती हैं। आइए ये समझिए, ये इंपॉर्टेंट है। इन पादपों के तने हरे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि जो भी आप डेजर्ट प्लांट देखिएगा, मरुस्थलीय पौधे देखिएगा, मरुस्थलीय पौधे का मतलब क्या, वैसा कोई भी पौधा जो कांटेदार हो उनमें आप देखिएगा कि यूजुअली उनमें पत्ते नहीं होंगे। जो उनका तना होगा वो मुलायम होगा, जो उनका तना होगा वो स्पॉन्जी होगा, और उसमें पत्ते नहीं होंगे। पत्ते उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, रूपांतरित हो जाते हैं। किस चीज में? या तो कांटे में रूपांतरित हो जाएंगे या सूल में रूपांतरित हो जाएंगे। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है ना बच्चों, क्योंकि मरुस्थलीय जगहों में क्या होगा, सनलाइट काफी ज्यादा होता है। तो इस कारण से पत्तियों से जो वाष्प निकलता है उस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। वाष्प के उत्सर्जन को हम लोग बोलेंगे क्या? वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, तो वाष्पोत्सर्जन द्वारा पानी का जो क्षति है, जो क्षय है, वो कम हो, इसीलिए वहां पे रूपांतरण हुआ है कि जो भी पौधे जो रेगिस्तान या मरुस्थलीय जगह में उगने वाले हैं उन्होंने अपने अंदर क्या कर लिया है, रूपांतरण कर लिया है कि पत्तियों की जगह क्या हो गया है, उनकी पत्तियां सल्क अथवा सूर्यरूपी में परिवर्तित हो गई हैं। क्यों? क्योंकि उनमें वाष्पोत्सर्जन कम हो और जल का क्षय कम हो। क्लियर है? आइए अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोलता है। ये सब मैं बता चुका हूं। आइए, यहां बोलता है अपने गीली दीवारों पर तालाब अथवा ठहरे हुए जलाशय में हरे और पंखी कोई जैसे पादप देखे होंगे। ये सामान्यतः कुछ जीवों की वृद्धि के कारण होते हैं जिन्हें शैवाल कहते हैं। आइए ये समझिए ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है ना कि हम लोग के घर के आसपास आप लोगों ने तालाब देखा होगा ना, क्या होगा, एक समय आता है मेनली बरसात के टाइम में, आप देखते हैं कि तालाब के ऊपर पूरी तरह से एक हरा चादर जैसा बिछ जाता है। वो क्या है? तो वो भी एक तरह का पादप ही है, पौधा ही है, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? शैवाल। क्या बोलते हैं उस पौधों को? शैवाल। क्या बोलते हैं? शैवाल। ठीक है, और इंग्लिश में इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अलगी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अलगी। तो ये शैवाल की वृद्धि के कारण क्या होता है कि तालाब का जो ऊपरी सतह है वो पूरी तरह ढक जाता है
हरे रंग से, तो हम लोग को लगता है कि कोई पत्ता गिरा हुआ है, बट वो क्या है, वो शैवाल का आउटग्रोथ है। क्लियर है बच्चों? आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोलता है, अब आइए, बोलता है कि शैवाल का रंग हरा क्यों होता है? इनमें क्लोरोफिल होता है जिसके कारण ये हरे दिखाई देते हैं। शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। बहुत आसान है, इसमें कुछ समझना नहीं है, बहुत आसान। पहले ही बोल दिया गया कि हरा कलर होगा तो किस कारण से होगा? शैवाल के कारण होगा। और चूंकि शैवाल भी क्या है, पादप ही है, तो उनका भी रंग जो हरा होगा वो किस कारण से होगा? क्लोरोफिल के कारण होगा। और चूंकि क्लोरोफिल है तो जहां भी क्लोरोफिल होगा वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, तो इसलिए शैवाल भी अपना खाना स्वयं बनाते हैं। क्लियर है? आइए नेक्स्ट देखते हैं। पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण। अब जैसा कि मैंने बताया था कि जीवन के निर्वाह के लिए बहुत सारे पोषक तत्व चाहिए, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट नहीं चाहिए। अब प्रश्न आएगा कि ठीक है सर, आपका कहना है कि जो पादप है वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बोहाइड्रेट बना ले रहा है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट को छोड़ के और कोई विटामिन चाहिए या मिनरल्स चाहिए या पोषक तत्व चाहिए, वो पौधों में कहां से आता है? तो नेक्स्ट हेडिंग में हम लोग उसी का चर्चा करेंगे कि पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त जो अन्य खाद्य हैं उनका संश्लेषण कैसे होता है। 1 बाय 1 देखेंगे इसको। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से बनते हैं। तो ये तो मैं पहले ही बता चुका हूं। कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या लिखा था? C12H22O11। ठीक है, सुक्रोज हो गया। तो क्या बोल रहा है? कार्बोहाइड्रेट कार्बन, तो यहाँ कार्बन आ गया, हाइड्रोजन तो यहाँ हाइड्रोजन आ गया, ऑक्सीजन तो यहाँ ऑक्सीजन आ गया। आया बात समझने? तो सुक्रोज का ये फॉर्मूला हो गया। हायर क्लास में आप लोग इसको विस्तार से पढ़िएगा। C12H22 और O11। सुक्रोज क्या है? जो चीनी हम लोग खाते हैं ना घर में, वही सुक्रोज है, कुछ विशेष नहीं, इसलिए इसको हम लोग टेबल शुगर भी बोलते हैं। अब आप लोग को मालूम है कि प्रोटीन भी चाहिए ना हमारे लिए, तो प्रोटीन कैसे संश्लेषित होता है वो हम देखेंगे। अब इस कार्बोहाइड्रेट का उपयोग खाद्य के अन्य घटकों के संश्लेषण में होता है, परंतु प्रोटीन नाइट्रोजनी पदार्थ है जिनमें कार्बन, ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होती है। पादपों को नाइट्रोजन कहां से प्राप्त होती है? आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोटीन कहां से मिलेगा। तो पहले तो हम लोग को यह जानना होगा कि प्रोटीन है क्या। तो प्रोटीन एक नाइट्रोजनी पदार्थ है। नाइट्रोजनी पदार्थ का मतलब क्या हुआ? वैसा कोई भी पदार्थ जिसका अवयव के रूप में नाइट्रोजन हो उसको हम लोग नाइट्रोजनी पदार्थ कह सकते हैं। जैसे यूरिन हुआ, यूरिया हुआ, उसमें अवयव के रूप में क्या है? नाइट्रोजन है, तो ये भी नाइट्रोजनी पदार्थ होगा। खेतों में हम लोग यूरिया डालते हैं ना, तो वो भी क्या है? नाइट्रोजनी पदार्थ है। अब प्रश्न है कि प्रोटीन को बनाने के लिए नाइट्रोजन चाहिए, तो नाइट्रोजन कहां से मिलेगा? तो जैसा मैंने पहले आपको बताया था, पिछला वीडियो आप लोग जाके देख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में भी है और कार्बन डाइऑक्साइड मिट्टी में भी है, परंतु पौधा कार्बन डाइऑक्साइड कहां से लेता है? मिट्टी से लेता है, वायुमंडल से लेता है, वायुमंडल से लेता है। उसी तरह जो नाइट्रोजन गैस है वो वायुमंडल में भी है और मिट्टी में भी है, लेकिन पौधा कहां से लेगा? तो पौधा नाइट्रोजन गैस लेता है मिट्टी से। किस फॉर्म में लेता है? तो वो आयन के फॉर्म में लेता है, नाइट्रेट के फॉर्म में लेता है। आया बात समझे? अब कैसे लेता है उसको हम लोग देख लेंगे। आइए, वायु में नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, परंतु पादप इसका अवशोषण इसी रूप में नहीं कर सकते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, मिट्टी में कुछ विशेष जीवाणु होते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन का उपयोग यौगिकों में परिवर्तित कर मृदा में निर्मुक्त करते हैं। इसका मतलब क्या है? जीवाणु। देखिए, तो जीवाणु का मतलब क्या है? इंग्लिश आप लोग सुने हैं ना, बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? जीवाणु। जीवाणु मीन्स क्या हुआ? बैक्टीरिया। आप लोग आम बोलचाल भाषा में तो बहुत प्रयुक्त होने वाला वर्ड है ना, बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? जीवाणु। अब एक पार्टिकुलर टाइप का बैक्टीरिया पाया जाता है मिट्टी में, जिस बैक्टीरिया को हम लोग बोलते हैं राइजोबियम। उस राइजोबियम का काम ही है कि जो वायुमंडल का नाइट्रोजन है उसको मृदा के नाइट्रोजन में कन्वर्ट करना, और फिर वो नाइट्रोजन पौधे उपयोग कर सकते हैं। अब वो राइजोबियम के हर जगह पाया जाता है। एक्चुअली जो दलहनी पौधे होती हैं ना, उनके जड़ों की गांठों में ये जो राइजोबियम जीवाणु है
ये पाया जाता है या इनका वास होता है। तो इसीलिए हम लोग कहते भी हैं कि जो भी हम लोग फसल उगाएं उसमें 1 या 2 फसल के अंतराल देते हुए हम लोग दलहनी पौधों का खेती करें, इससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता बनी रहेगी। ऐसा क्यों बोला गया? इसलिए बोला गया क्योंकि दलहनी पौधों के जड़ों में राइजोबियम जीवाणु वास करता है, राइजोबियम उनके साथ सहचर के रूप में रहता है और वो वातावरण के नाइट्रोजन को मिट्टी के नाइट्रोजन में स्थिरीकरण कर सकता है। इसके फलस्वरूप फायदा ये होगा कि जब वो नाइट्रोजन मिट्टी में आ जाएगा तो पौधे उस नाइट्रोजन का अवशोषण कर सकते हैं। आया बात समझ? चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि फर्दर क्या कहता है। पादपों में पोषण की अन्य विधियां। अब कुछ पादप ऐसे भी हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, तो निश्चित रूप से अगर क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा तो वो पौधा कैसे होंगे? विषमपोषी होंगे। ठीक है, मतलब डिफरेंट टाइप का वो न्यूट्रिशन के लिए एडेप्टेशन उनके अंदर होगा, इसलिए उनको बोला गया विषमपोषी। आइए इसको देख लेते हैं। मतलब कैसे जानवर है, जानवर अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर है ना, तो उसी तरह ये पौधे भी अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जानवर या पौधे पर निर्भर होंगे, इसलिए उनको विषमपोषी कहा गया। ठीक है, 1 बाय 1 देखेंगे। ये देखिए, इस चित्र को आप लोग ध्यान से देखिए, ये क्या है? इस चित्र को ध्यान से देखिए। तो जब आप ध्यान से देखिएगा तो ये देखिए एक तना टाइप का बहुत ढेर सारा ग्रीनिश टाइप का लटका हुआ दिख रहा है पौधे से। अब वास्तव में ये क्या है? ये है अमर बेल। ये क्या है? अमर बेल। इसको इंग्लिश में कस्क्यूटा बोलते हैं बच्चों। ये अमर बेल, इसका काम क्या है? ये करता क्या है? तो अमर बेल एक प्रकार का क्या है? ये परपोषी है। वास्तव में ये एक तना है, इसमें जड़ वड़ नहीं होता, ये सिर्फ स्टेम ही है, तना ही है। और ये परपोषी या परजीवी के रूप में इसका वास होता है। ये जिस पौधे पे चला गया ना, उसी पौधे से अपना भोजन ग्रहण करता है। ठीक है, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, बुक बोलता है। आइए देखते हैं। अमर बेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित करते हैं, अतः इन्हें परजीवी कहते हैं। तो अमर बेल क्या हो गया? परजीवी हो गया, क्योंकि ये अपने न्यूट्रिशन के लिए क्या कर रहा है? पोषण के लिए क्या कर रहा है? दूसरे पौधों पर निर्भर रह रहा है और उनको चूस रहा है, उनको कमजोर बना रहा है। आया बात समझ? आइए नेक्स्ट अब देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या बोलता है। नेक्स्ट कहता है कि इस प्रकार के और भी परजीवी हैं, आप उन पर विचार कीजिए और अध्यापक से इस विषय पर चर्चा कीजिए। आइए अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ गया। पहेली जानना चाहती है कि क्या हमारा रक्त चूसने वाला मच्छर, खटमल, जू एवं जोक जैसे जीव भी परजीवी हैं? यहाँ प्रश्न उठाया गया है कि क्या मच्छर परजीवी है, क्या खटमल परजीवी है, क्या जू परजीवी है, क्या जोक परजीवी है? सबसे पहले तो इंग्लिश बता देते हैं, इंग्लिश भी सीख लीजिए। मच्छर यानी मॉस्किटो, खटमल यानी बग, बेड बग कहना ज्यादा उचित है, जो बिछावन में पाया जाता है। जू यानी लाइस, LIC लाइस, जो हम लोग के सिर में यूजुअली पाया जाता है। जोक यानी लीच, LEECH लीच। अब जोक क्या होता है? जो ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं वो आसानी से जोक को देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है कि क्या ये भी परजीवी है? हाँ, ये भी परजीवी ही है। ठीक है, ये भी परजीवी ही है। अब परजीवी 2 तरह का होता है, एक जो आपके शरीर के अंदर रहे, एक जो आपके शरीर के बाहर रहे। जो अंदर रहेगा उन्हें अंतः परजीवी बोलेंगे और जो बाहर रहेगा उन्हें बाह्य परजीवी बोलेंगे। तो ये सब कैसा परजीवी है? बाह्य परजीवी है, क्योंकि ये बाहर से ना भोजन चूसता है। मच्छर, कटमल, जू या जो, ये बाहर से ही करता है, तो ये बाह्य परजीवी है। इंग्लिश में ध्यान से सुनिएगा, इंग्लिश में बाह्य परजीवी को बोलेंगे एक्टोपारासाइट, और अंतः परजीवी को बोलते हैं एंडोपारासाइट, क्योंकि एंडो का मतलब ही होता है विद इन या अंदर। ठीक है, आइए अब आगे देखते हैं। क्या आपने ऐसे पादपों को देखा अथवा उनके विषय में सुना है जो जंतुओं का भक्षण करते हैं? कुछ ऐसे पादप भी हैं जो कीटों को पकड़ते हैं तथा उन्हें पचा जाते हैं। क्या यह विस्मयकारी नहीं है? देखिए, अब बोल रहा है ना कि कुछ ऐसे भी पादप है ना जो जीवों को खाते हैं। जैसे ये एक प्लांट है जिसे हम लोग घटपर्णी या पिक्चर प्लांट बोलते हैं, घटपर्णी या पिक्चर पादप बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं?
ऐसा इसलिए बोलते हैं ना कि ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ना, ये इंग्लिश वाला पिक्चर नहीं है, ये PICTURE नहीं है, ये है PITCHER। और ये पिक्चर का मतलब ही होता है घड़ा या घट, ठीक है। और ये जो मॉडिफिकेशन आप देख रहे हैं इस तरह का, ये पत्ता का मॉडिफिकेशन है। और पत्ता को ही हम लोग हिंदी में एक और नाम से जानते हैं, क्या, पर्ण के नाम से। तो इसीलिए इस पौधा पिक्चर पादप को हिंदी में क्या बोला गया, घट पर्णी, क्योंकि घट मतलब घड़ा और पर्ण मतलब पत्ता, तो इसलिए इसको घट पर्णी बोला गया। अब घट पर्णी का स्ट्रक्चर देखिए ऐसा होता है। वास्तव में होता क्या है कि कोई भी कीट अगर इसके अंदर चला गया, कोई भी कीट अगर इसके अंदर चला गया, तो उसके बाद ये जो ढक्कन देख रहे हैं, लीड देख रहे हैं, ये ढक्कन गिर जाएगा और वो कीट इसके अंदर बंद हो जाएगा और उसके बाद डाइजेस्ट कर लेगा ये पौधा उस कीट को। अब ये पौधा ऐसा क्यों करता है? एक्चुअली नाइट्रोजन डिफिशियंसी से बचने के लिए जो पिक्चर प्लांट है वो कीटों का भक्षण करता है, मतलब नाइट्रोजन के कमी को पूरा करने के लिए ये कीटों का भक्षण करता है। बहुत रेयर एग्जाम्पल है, सभी पौधे ऐसे नहीं करते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं, ठीक है। क्वेश्चन भी पूछा गया है कि यदि घट पर्णी हरा होता है और प्रकाश संश्लेषण संपादित करता है तो यह कीटों का भक्षण क्यों करता है? अब आप लोग इसका उत्तर जानते हैं कि यह कीटों का भक्षण क्यों करता है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है मृत जीवी। मृत जीवी क्या है? वैसा कोई भी जीव जो डेड डिकेइंग मैटर यानी मरे सड़े गले जीवों से अपना भोजन ग्रहण करता है उन्हें मृत जीवी कहते हैं। क्लियर है बच्चों? वैसा कोई भी जीव जो सड़े गले और मरे जंतुओं से अपना भोजन ग्रहण करता है उन्हें क्या बोलेंगे? मृत जीवी बोलेंगे। क्लियर है? अब निश्चित रूप से इनमें क्लोरोफिल नहीं होगा, प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, तभी तो ये दूसरे मरे हुए जीवों पे डिपेंड कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, ये आप लोग जानते हैं, सिंपल सा है, ये कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। आइए इसको समझा देता हूँ। बरसात के दिनों में अगर हम लोग घर में ब्रेड रख दें तो क्या देखते हैं? उसमें ग्रीन टाइप का, व्हाइटिश टाइप का ग्रोथ हो गया और अब हम लोग बोलते हैं कि ये खाने लायक नहीं है, ये बर्बाद हो गया। तो वास्तव में जो ग्रोथ है वो ग्रोथ किसका है? वो ग्रोथ है फंजाई का, जिसे हम लोग इंग्लिश में कवक ही बोलते हैं, ठीक है। और ये जो फंजाई और कवक है ये मृत एवं विघटनकारी वस्तुओं की सतह पर कुछ पाचक रसों का स्राव करते हैं तथा उस साधारण व विलय के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। तत्पश्चात वे इस विलयन का भोजन के रूप में अवशोषण करते हैं। अब ये बहुत आसान है, मैं पहले बता चुका हूं। हम लोग जो मृत जीवी का बात किए ना, ये जो कवक है ये उन्हीं के वर्ग में आते हैं। आया बात समझ में? मतलब ये क्या है? एक प्रकार के मृत जीवी है जो डेड डिकेइंग मैटर को लेंगे खाने के रूप में, और जब उनका डिकम्पोज कर देंगे, डेड डिकेइंग मैटर को डिकम्पोज कर देंगे। डिकम्पोज का मतलब क्या होता है? तोड़ना। जब तोड़ देंगे, विघटित कर देंगे, तो उसके बाद वो उनसे पोषक तत्व प्राप्त कर लेंगे, और इस तरह के पोषण को क्या बोलेंगे? मृत जीवी पोषण। और ऐसे प्रणाली का उपयोग करने वाले जीवों को क्या बोलेंगे? मृत जीवी, ठीक है। कवक, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? फंजाई। फंजाई। और इसका सिंगुलर क्या होता है? इसका सिंगुलर हो जाएगा फंगस। सिंगुलर क्या हो जाएगा? फंगस। आया बात समझ? अब फंगस यूजुअली ग्रोथ कहाँ होंगे? तो ये मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में ग्रोथ होंगे। मॉइस्ट एंड ह्यूमिड का मतलब क्या है? वहां नमी होना चाहिए और साथ ही साथ वहां पे उष्णता होना चाहिए, मतलब हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट। गर्मी ज्यादा नहीं होना चाहिए और वहां पे क्या होना चाहिए? थोड़ा टेम्परेचर भी होना चाहिए और साथ ही साथ वहां पे ह्यूमिडिटी भी होना चाहिए। ह्यूमिडिटी मतलब क्या? ह्यूमिडिटी मतलब हुआ कि जो हमारा वातावरण है उसमें पानी की बूंदें होनी चाहिए। और ऐसा कंडीशन कब ज्यादा देखने को मिलता है? बरसात के दिनों में। इसीलिए जो फंगस है उनका ग्रोथ ज्यादा कब होता है? बरसात के दिनों में ही होता है, और ये आसानी से आप लोग इसको बरसात के दिनों में देख सकते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। आइए यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं।
पहली ने बताया कि इष्ट एवं छत्रक जैसे अनेक कवक उपयोगी भी हैं, परंतु कुछ कवक पादपों जंतु एवं मनुष्य में रोग उत्पन्न करते हैं। कुछ कवकों का उपयोग औषधीय के रूप में होता है। जब हम फंजाई की बात करते हैं यानी कवक की बात करते हैं तो क्या है, ये कवक डिफरेंट टाइप के होते हैं जो हम लोग के लिए बेनिफिशियल भी हैं, जैसे ईस्ट हो गया। कुछ कवक है जिससे हमको बीमारी भी होता है। तो बता रहा है कि डिफरेंट टाइप ऑफ कवक है, भिन्न भिन्न प्रकार के कवक होते हैं। कुछ हमारे लिए उपयोगी हैं, कुछ हमारे लिए लाभदायी है, कुछ अनुपयोगी भी है और कुछ से बीमारियां भी होती हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ एक संबंध बताया गया, सहजीवी संबंध। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। राइजोबियम का जब मैं जिक्र कर रहा था तो मैं क्या बताया आपको कि राइजोबियम जो नाइट्रोजन है वायुमंडल का, उसको स्थिरीकरण करते हैं मृदा में। क्यों? ताकि वो नाइट्रोजन पौधे ले सके, और इससे उनको क्या फायदा होगा, तो उनको रहने के लिए जो जगह चाहिए वो पौधे उस बैक्टीरिया को प्रोवाइड कर रहे हैं अपने जड़ों की गांठों में। तो इस तरह के संबंध को हम लोग सहजीवी संबंध कहते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, सह मीन्स साथ, आजीवी मीन्स जीवन यापन करना। कोई भी दो जीव जंतु अगर साथ साथ जीवन यापन कर रहे हैं और दोनों को एक दूसरे से बेनिफिट है, तो इस तरह के संबंध को हम लोग क्या बोलेंगे, सहजीवी संबंध। क्लियर है ना बच्चों? इसका एक और एग्जाम्पल है क्या, लाइकेन। इसका एक और एग्जाम्पल है लाइकेन। ठीक है, अब लाइकेन एक्चुअली क्या है, तो ये इंग्लिश का शब्द है। लाइकेन क्या है, इंग्लिश का शब्द है, LICHEN, लाइकेन। चूंकि हिंदी में कोई शब्द नहीं है इसीलिए लाइकेन ही यूज कर लिया गया। वास्तव में ये सिम्बायसिस है, सहजीवी संबंध है अलगी और फंजाई का। किसका? अलगी और फंजाई का। आए बात समझ? हिंदी में लिखे तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, शैवाल और कवक का। शैवाल और कवक का। तो अगर आपसे पूछा जाए लाइकेन क्या है तो आपको क्या बोलना होगा, शैवाल और कवक के सहजीवी संबंध को लाइकेन कहते हैं। इसमें क्या होगा, अब पहले ही बता चुके हैं कि अलगी क्या है, फोटोसिंथेसिस करता है। तो अलगी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाएगा, और वो भोजन कौन ग्रहण करेगा, फंजाई। और उसके अलावा और उसके एवज में फंजाई उसको शेल्टर देगा, रहने के लिए जगह देगा। तो इस तरह के संबंध में क्या है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो ऐसे संबंध को हम लोग क्या बोलते हैं, सहजीवी संबंध। क्लियर है? अब इसके बाद राइजोबियम की बात की गई है, तो राइजोबियम के बारे में भी मैंने आपको बता ही दिया और ये सब चीज डिस्कस किया जा चुका है। फिर भी अगर आप लोगों को कुछ लगे जो समझ में नहीं आया तो आप लोग कमेंट में जरूर उसको बताइए, मैं उसको विस्तार पूर्वक चर्चा कर दूंगा। अब आइए, अब आपने क्या सीखा, प्रमुख शब्द स्वपोषी। जैसे पेड़ पौधे, स्व मीन्स स्वयं, पोषी मीन्स पोषण, जो अपना पोषण स्वयं कर सके। तो पेड़ पौधे क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके और अपने जड़ों से वाटर का उपयोग करके अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। तो ऐसे प्राणियों को हम लोग क्या बोलते हैं, स्वपोषी। क्लोरोफिल क्या है, आप लोग जानते हैं, पत्तियों का रंग हरा होता है। किस कारण से हरा होता है, क्लोरोफिल के कारण। और वही क्लोरोफिल का प्रयोग पौधे करते हैं भोजन बनाने में। तो ये हो गया क्लोरोफिल। नेक्स्ट क्या है, विषमपोषी। विषमपोषी क्या है, स्वपोषी छोड़ के और जो भी न्यूट्रिएंट पोषण की पत्तियां हैं उन्हें हम विषमपोषी कह दिए। परपोषी क्या है, जो पोषण के लिए दूसरे पे डिपेंड हो। पर मीन्स पराया या दूसरा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, परपोषी। जैसे कि हम लोग भी क्या हुए, परपोषी हो गए, पौधों पे डिपेंड है ना, तो परपोषी। कीटभक्षी पादप, कीटभक्षी पादप जैसे पिक्चर प्लांट बता चुके हैं। पोषक यानी न्यूट्रिएंट तत्व जिनसे कि हमारा जीवन चल रहा है, जिसके कारण हम जीवित हैं, भोजन के रूप में हम जिनको ग्रहण करते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, पोषक। परजीवी जो जीवन यापन के लिए दूसरे पे ही पूरी तरह डिपेंडेंट है, उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, परजीवी। जैसे अमर बेल का उदाहरण हम लोगों ने लिया था। प्रकाश संश्लेषण क्या है, विस्तार पूर्वक डिस्कशन हो चुका है। मृतजीवी क्या है वो, यहाँ देखिए एक नया शब्द है, रंध्र। रंध्र कुछ है नहीं, जो छिद्र होता है ना इंग्लिश में जिसको पोर बोलते हैं, उसी के लिए हिंदी का एक शब्द है रंध्र। सहजीवी संबंध राइजोबियम का और लाइकेन का मैंने बता दिया। राइजोबियम और पौधों, दलहनी पौधों का जो संबंध है वह सहजीवी संबंध है। उसी तरह लाइकेन में जो अलगी और फंगस का संबंध है